अभी हमारे पास ये सैम्पल पेपर 8 है, उसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी इसका कवर कर चुके हैं। अगर आप इसी पे डायरेक्ट आए हैं वीडियो पे तो काइंडली फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, क्योंकि इसका क्या है कि दोनों पार्ट में मिला के एक पेपर कवर है और उसमें टोटल मेथड्स हैं हमारे सारे के सारे चैप्टरों के सभी कंसेप्ट हैं। और इसका जो लेवल है वो जितना हार्ड है, मेरे हिसाब से तो आपको बोर्ड में इससे ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं मिलेगा। आप अगर इसे कर लेते हैं तो हार्ड लेवल का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक हार्ड में जाना है क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए। ठीक है, अब इसे कंटिन्यू करते हैं। तरीका वही रखना है, पहले आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू उसी तरह करें कि पहले पॉज कर लें वीडियो को, सोल्व करने की कोशिश करें। अगर सोल्व कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो से रेफरेंस लेके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या एक दो दफे क्वेश्चन को पढ़ के समझ के भी कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन पर टफ है ना हो तो उसमें वो करने की जरूरत नहीं है, वीडियो से हेल्प ले लें। एक ही क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन से चैप्टर से लिया हुआ है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है हमारे से। पॉइंट्स 40 और -30 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स। एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है इसमें, इनवेरिएंट। हमारे 40 और -30 है इनवेरिएंट पॉइंट है, अंडर रिफ्लेक्शन है इन लाइन N1, और लाइन 1 पर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। पॉइंट 405 और 0-2 आर इनवेरिएंट। इसी की तरह ये भी इनवेरिएंट है, दोनों जो अलग हमारे नंबर दिए हैं। अंडर रिफ्लेक्शन है लाइन 2 पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्शन समझ लें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में तेजी से समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं आइडिया, जिन्हें पता है तो बहुत वेल एंड गुड चीज़ है। रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ की इमेज होता है। इमेज मतलब मान लो मेरे पास एक ये मिरर है और यहाँ सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है और वो अपने आप को इस मिरर में देख रहा है, तो उसे एज इट इज अपने आप को देखने को मिलेगा मिरर के अंदर। बट इसमें एक चीज खास होगी, वो क्या कि यहाँ अगर इसका नाम ए है तो हम यहाँ उसे ए नहीं कहेंगे, यहाँ ए डैश कहेंगे। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर उसका नाम यहाँ ए है तो वहाँ ए डैश रहेगा, देखने में चाहे वो एक जैसा ही क्यों ना हो। यही रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स का खास बात है। दूसरा, अब इसे ग्राफ पे समझ लेते हैं। ग्राफ पे कैसे काम करता है। मान लो मेरे पास ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स ये वाई, और यहाँ पे एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है एक्स और वाई। ये कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट हो सकता है, पहले इसकी ट्रेजेक्टरी समझ लो। ये पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पे आ सकता है एक्स वाई, और ये पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ पे भी आ सकता है एक्स वाई, यानी कि ये ट्रेजेक्टरी है इसकी। और ये पॉइंट इस ओरिजिन पॉइंट से होते हुए यहाँ भी आ सकता है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ से अगर यहाँ आया तो मैं बोल लूंगा ए डैश, यहाँ से अगर यहाँ गया तो मैं इसे बोल लूंगा ए डैश डैश, और यहाँ से यहाँ आया तो ए डैश डैश डैश। यानी कि तीनों सूरतों में उसके नाम चेंज, नाम एक जैसे नहीं रहेंगे। नाम बदले हैं तो पहचान भी थोड़ी बहुत जरूर बदलेगी, सही बात है। एक्स वाई तो एक्स वाई रहेंगे सारे के सारे, बट इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे। कैसे, यहाँ पॉजिटिव है दोनों के दोनों, कोई एक इनमें से नेगेटिव हो जाएगा। कैसे, अगर ए एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जा रहा है तो वाई नेगेटिव होगा, अगर ए वाई एक्सिस के अगेंस्ट जा रहा है तो एक्स नेगेटिव होगा, अगर ए ओरिजिन के अगेंस्ट जा रहा है तो दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे। यानी कि हमें जो समझ में आया ये आया कि जो भी कोऑर्डिनेट जिस एक्सिस के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट होगा वो उससे अपोजिट को माइनस कर देगा, या उसका सिंबल चेंज कर देगा। वो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि क्या होता है ये। अब बात करते हैं इसमें इनवेरिएंट पॉइंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनवेरिएंट पॉइंट का, ये ध्यान से सुन लेना। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होते हैं, ये यूं समझ लो कि इस जो अब तक हमने कहानी बताई इसका एक्सेप्शन है। इनवेरिएंट पॉइंट ऐसे होते हैं, मान लो मेरे पास एक इनवेरिएंट पॉइंट है एक्स और वाई। जैसे ही ये किसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हुआ और फिर भी ये ए का तो ए रह गया, यहाँ भी ए था यहाँ भी ए रह गया, और एक्स और वाई रह गया, ना सिंबल चेंज हुए ना नाम चेंज हुआ, तो ऐसा पॉइंट कहलाएगा इनवेरिएंट। यानी कि रिफ्लेक्ट होने के बाद भी एज इट इज रिटेन रख सके अपने नाम भी और अपने कोऑर्डिनेट के सिंबल्स भी। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो क्या कि अगर मेरा जो पॉइंट है वो या तो एक्स एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट हो, एक्स एक्सिस के ऊपर ही मौजूद है और उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा, या वाई एक्सिस पे मौजूद है, वाई एक्सिस पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा, या ओरिजिन पे ही मौजूद है और ओरिजिन के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो रहा। ध्यान से सुन लो, एक्स एक्सिस के ऊपर ही कोऑर्डिनेट मौजूद है और उसी पे ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाई पे मौजूद है, वाई पे ही रिफ्लेक्ट होना,
चलने के लिए कोई जगह नहीं है तो कुछ बदलेगा भी नहीं। ओरिजिन पे मौजूद है, इसी पे ही रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा कहाँ, जब उसी पे ही है तो वहीं रहेगा, कुछ बदलना ही नहीं। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इनवेरिएंट का समझ में आ गया, ऐसे पॉइंट जो स्थिति में चेंज नहीं लाते। पहले दो पॉइंट हैं इनवेरिएंट हैं, L1 लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर L1 लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं और इनवेरिएंट हैं तो इसका मतलब ये पॉइंट L1 के ही हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉइंट 40 एंड 30 आर इनवेरिएंट, दोनों के दोनों इनवेरिएंट हैं और रिफ्लेक्ट हो रहे हैं किस पे, रिफ्लेक्शन ऑन L1। तो हम कह सकते हैं, चलो हम लिख भी देते हैं ऐसा क्यों है, लिख दोगे तो और अच्छा समझ में आएगा एग्जामिनर को। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं इनवेरिएंट पॉइंट्स लाइज, कहाँ रहते हैं वो, इटसेल्फ ऑन रिफ्लेक्शन लाइंस, वो उसी लाइन पे रहते हैं जो रिफ्लेक्ट, जिस पे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, L1 पे ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट किसके हो गए, L1 के ही। तो L1 के दोनों कोऑर्डिनेट हैं, कोऑर्डिनेट में हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, दोनों के कोऑर्डिनेट में y 0 है। हमें यहाँ पता चल रहा है कि y 0 है, दोनों के कोऑर्डिनेट में देखने से ही पता चल रहा। तो इसलिए y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है लाइन 1 की। अब ये कहाँ से आ गया सर, ये आ गया इस तरह, अगर कहीं मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है 3 4 और 5 4, तो मैं लिख सकता हूँ मेरी इन दोनों कोऑर्डिनेट के लिए जो इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 4। ये ध्यान रखना बस, जोन से के भी कोऑर्डिनेट सेम मिलेंगे उसी के अगेंस्ट लिख दो, वही हमारी इक्वेशन होगी लाइन की। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर चैप्टर ढंग से पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत ध्यान भी होगा। अगर आप इसमें ये फार्मूला लगाते हैं उन कोऑर्डिनेट के लिए जो मैंने लिखा था, ये जो लाइन की इक्वेशन का फार्मूला है, तो उससे भी वो y इज इक्वल टू 4 ही आना था सोल्व होके, लगा के देख लेना आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसी में ही, L2 के लिए, L2 के लिए कोऑर्डिनेट सिमिलरली है सब कुछ, इनवेरिएंट हैं तो L2 के ही कोऑर्डिनेट होंगे। L2 के कोऑर्डिनेट हैं, कौन कौन से पॉइंट है मेरे पास, 0 5 एंड 0 और -2। 0 5 और 0 -2 दो कोऑर्डिनेट हैं, दोनों में दिख रहा है कि x बराबर 0 है, x बराबर 0 है तो यही मेरी इक्वेशन है। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। मैंने अभी बताया आपको कि दोनों के अगर एक जैसी चीज मिलती है कोई से भी उस पे एक्सिस की कोऑर्डिनेट्स की, तो वही उसकी इक्वेशन हो जाती है। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, और हाँ इसमें एक चीज और है, ये जो निकल के आए हैं अगर हमारे पास कहीं भी y इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसे हम x एक्सिस भी बोल सकते हैं। y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस और x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। जब इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो ध्यान से देखो, ये दो एक्सिस है मेरे पास, इस पे अगर मैं y की बात करूं तो y पे कहीं भी आप पॉइंट बनाओगे तो वहां पे हमेशा x 0 ही रहेगा, x बराबर 0 है पूरी लाइन पे। इसी तरह जब x एक्सिस की बात करोगे तो इसमें पूरी लाइन पे y बराबर 0 है, तो हम कह सकते हैं y बराबर 0 होता है x एक्सिस और x बराबर 0 होता है y एक्सिस। ये बहुत जरूरी है पता होना, रिवीजन है। अब इसके लिए इसमें थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट है हमारे पास, राइट p डैश द रिफ्लेक्शन ऑफ p 6 - 8 in L1 and p डैश द इमेज ऑफ p in L2। राइट p डैश को लिखना है रिफ्लेक्शन किस पे, p पॉइंट भी दे दिया उसने 6 - 8 इन L1 पे। L1 क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, x एक्सिस और y एक्सिस का वो है। L1 हमारा निकल के आया था, पॉइंट y बराबर 0 था, और y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस। और L2 क्या था मेरा, x बराबर 0, तो उसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस। तो पॉइंट देख लो, ये हो गया हमारा x एक्सिस, तो ये है L1, ये होगी L2, L2 क्या है हमारा, y एक्सिस।
पॉइंट है मुझे गिवन है जो 6 - 8, 6 - 8 यहाँ पर होगा, 6 पॉजिटिव है तो इधर, -8 इधर, इसके अंदर, और ये पॉइंट है P। ये रिफ्लेक्ट हुआ है L1 पे एंड रिफ्लेक्ट होके क्या बन गया, P डैश। P डैश बनाना है L1 पे P से, तो ये आ गया P डैश इधर, यानी कि ये हो गया। यहाँ पे चेंज होगा तो x का सिंबल जो का तू रहेगा, माइनस का जो है y वो हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये रहेगा 6 और 8। ठीक है, अभी इसके बाद हमारी P डैश इमेज दोबारा रिफ्लेक्ट होनी है P से ही। अभी ये तो, अच्छा ये P डैश है, P डैश डैश हमारी रिफ्लेक्ट होगी P से ही, किस पे, लाइन 2 पे। लाइन 2 ये है मेरी, ये लाइन 2 है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगा P डैश डैश। 6 - 8 है, y पर रिफ्लेक्ट हुआ है तो x का सिंबल चेंज होगा, माइनस के 6 माइनस का 8 हो जाएगा। अभी लास्ट में क्या कह रहा हमें यहाँ पे, स्टेट ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स P डैश टू P डैश डैश। इससे एक ऐसी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है हमें कि जिससे हमारा जो P डैश है वो P डैश डैश तक पहुंच जाए एक बार में। तो वो हमारा ट्राजेक्टरी क्या बनेगी, इस तरह, यहाँ से होते हुए ही वो डायरेक्ट इस पॉइंट पर पहुंच सकता है, यानी कि वो रिफ्लेक्ट होगा किस पे, ओरिजिन पे। जो थर्ड है हमारा, थर्ड का आंसर है कि P डैश रिफ्लेक्ट होगा ओरिजिन पे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट, विच आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, गिव रीजन इफ इनकरेक्ट। इसने कहा अगर वो सही नहीं है तो उसका रीजन दो, सही है तो रीजन मत दो उसमें, तो करेक्ट लिख के छोड़ दो, बट जो सही नहीं है उसका रीजन दो। पहला देखते हैं क्या दिया इसने, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। अगर हमने दो कॉइन उछाले हैं तो उसके 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं। पहली बात तो यही गलत, उसके 3 नहीं होते, 4 होते हैं। कौन कौन से, हेड हेड। अगर हमने 2 कॉइन उछाले हैं तो ये आ सकते हैं हमारे पास, या तो दोनों हेड आ जाए या दोनों टेल आ जाए, या एक का हेड आ जाए एक का टेल आ जाए, या पहले का टेल आ जाए दूसरे का हेड आ जाए। 2 हेड्स हो जा, बिल्कुल सही है। 2 टेल हो जा, बिल्कुल सही है। 1 ऑफ ईच, अच्छा 1 ऑफ ईच, इसने इसको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। Therefore, for each of these outcomes, probability is 1/3। ऐसे में अगर हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो उसने कहा ये 1/3 और 1/3 और 1/3 ही है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले की कंडीशन एक है, टोटल आउटकम्स मेरे हिसाब से 4 थे तो 1/4 ही होगा। यहाँ पे टोटल की प्रोबेबिलिटी एक ही है इसकी, और टोटल आउटकम 4 हैं। इसके हिसाब से अगर हम 2 भी ले लें तो टोटल आउटकम तो 4 ही हैं, तब भी 1/2 है। तो किसी भी सूरत में ये पॉसिबल नहीं है, ये इनकरेक्ट है। और उसके जो रीजन है वो यही है जो मैंने आपको ये दिए हैं तीनों के तीनों। ठीक है, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी ये, टेल टेल की ये, और हेड किन की कॉम्बिनेशन फॉर ईच अदर की ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा यही चीज। सेकंड पॉइंट है, इफ ए डाइस इज थ्रोन। अगर एक डाइस उछाला गया, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। डाइस में एक से लेके 6 तक होते हैं। एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, बिल्कुल सही है, या तो ओड आएगा या इवन आएगा। देयर फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर, बताओ ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी क्या, बिल्कुल सही है। कैसे, ओड नंबर है उसमें हमारे 1, 3 और 5। टोटल आउटकम्स हैं 6, फेवरेबल आउटकम हो गए 3, 3/6 होगी, तो ये हो गया हमारे पास 1/2, यानी कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कोन का रिगार्डिंग है। ए कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, कोन की रेडियस हमें दे दी है इसकी 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग ए प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। अब इसने कहा इसे 2 भाग में बांट दिया गया इसके एक्सिस से। ये जो भाग यहाँ से बटा है ये आधे में है, यानी कि अगर ये h मान लें हम तो ये भी h है। ठीक है, हाइट इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द 2 पार्ट्स। अब हमें इसके कंपेयर करना है दोनों पार्ट को। सबसे पहले ये समझो कि पार्ट बना क्या क्या है। देखो ये एक पूरा कोन था, अगर बीच में से डिवाइड किया तो कहीं इस तरह ब्रेक हो गया है बीच में से, ये भाग अलग और ये भाग अलग। ये हाइट दे दी है इसने इसकी h, और ये हाइट दे दी है h। इसे बोलते हैं फ्रस्टम।
इसका नाम है बाल्टी जैसे का फ्रस्टम। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे का वॉल्यूम निकाल के इसमें से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और जब आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड देना है, ये करना है, वॉल्यूम कंपेयर हो जाएगा। सिंपल सा तरीका। तो यानी कि मुझे सबसे पहले तो छोटे कोन की रेडियस चाहिए। तो रेडियस के लिए इसने हिंट दे दिया, ध्यान से देखो, एक ट्राइंगल है और कह दिया इसने कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड है, तो ये 4 है तो ये ऑटोमेटिक 2 होगी मिड पॉइंट थ्योरम से, ये इसकी आधी होती है मिड पॉइंट के हिसाब से। अगर आप इसे सिमिलरिटी लगा के यहाँ 90 डिग्री और ये एंगल कॉमन करके भी कंपेयर करोगे तो भाई ये तो होगी h और ये होगी पूरी 2h, तो h से h डिवाइड हो जाएगी, 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तब भी ये 2 ही आएगी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से डायरेक्ट लिख दो या सिमिलरिटी लगा के आप इसे सोल्व कर लो, बात एक ही है। ठीक है, तो अभी सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास क्या क्या है, सॉल्यूशन गिवन है, AO बराबर रेडियस है वो किसकी, बिग कोन की, और कितने के बराबर है, 4 सेंटीमीटर के। ऐसे ही हमारे पास DC, इसलिए DC क्या हो जाएगी, DC हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, और किस वजह से, मिड पॉइंट की वजह से, कि मिड पॉइंट थ्योरम है वो। और रेडियस किसकी है, बराबर है स्मॉल कोन के रेडियस की। ठीक है, हमारे पास बिग कोन की हाइट हो जाएगी 2h, बड़ा h मान लो यहाँ पे से 2h, और स्मॉल कोन की हाइट हो जाएगी हमारी खाली h। ये h होगी, पूरी 2h होगी। अब वॉल्यूम निकाल लो। बिग कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, आर की जगह लिख देंगे 4 इंटू 4, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू भर रहा हूँ, और h की जगह हो जाएगा 2h। तो कुल मिला के आ गया 16 टू 32, 32/3 पाई h। स्मॉल कोन का वॉल्यूम सेम 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह 2 इंटू 2, इसकी 2 आई थी रेडियस दोनों, और h की जगह खाली h, वहां पे डबल h 2h था, यहाँ पे खाली h, तो ये हो गया 4h, यानी कि 4/3 पाई h। अब हमें निकालना नाउ फ्रस्टम का वॉल्यूम। फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यानी कि वो जो बाल्टियां लगाएगी फ्रस्टम, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके वॉल्यूम के लिए बिग वॉल्यूम में से, बिग कॉन वॉल्यूम में से माइनस करना है स्मॉल कॉन वॉल्यूम को। ठीक है, बिग कोन वॉल्यूम कितना आया मेरा 32, ये है बिग कोन का वॉल्यूम 32 3/3 पाई एच, माइनस का है छोटे वाला मेरा 4/3 पाई एच। तो पाई एच दोनों में से कॉमन आ गया, अंदर बच गया 32/3 माइनस के 4/3, पाई एच बाहर एज इट इज, 32 में से 4 गए 28/3। ठीक है, ये आ गया मेरा फ्रस्टम का। अब फाइनली इसलिए क्या कहा था इसने, कंपेयर करना वॉल्यूम को, तो हम करेंगे फ्रस्टम अपॉन स्मॉल कोन का वॉल्यूम। फ्रस्टम का भी निकालना मैंने, कितना है, ये है मेरा पाई एच और 28/3। स्मॉल कोन का कितना था, पाई एच 4/3, पाई एच से पाई एच कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 27 और 28 कट गया 7 टाइम्स, तो मेरा रेशो आ गया 7/1, ये इसका आंसर है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, दिया है हमारे पास पी मैट्रिक्स दे दिया, क्यू मैट्रिक्स दे दिया, और एम मैट्रिक्स हमारे पास है नहीं, उसके लिए उसने हमारे से पूछ लिया और इसके लिए हिंट दे दिया ये।
ठीक है, निकालते हैं। जो सॉल्यूशन के लिए हेल्प दे रखी है उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। गिवन है क्या, 2q माइनस के 3p माइनस 3m बराबर 0। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2q माइनस के 3p माइनस का 3m राइट साइड में चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे इधर रख लो क्योंकि यही मुझे निकालना है। 3m इधर आ गया, 2q राइट साइड में चला गया और 3p भी इधर। जब इंटरचेंज किए हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल सेम रहेंगे। तो m बराबर कुल मिला के आ गया 1/3 2q माइनस के 3p। अब इसे 2 मिनट के लिए यहीं होल्ड कर लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। अभी अलग अलग पहले वैल्यू निकाल लो। गिवन है मेरे पास क्या क्या, इसे बाद में यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। गिवन है p बराबर 6 माइनस 2 4 माइनस 6। अब मुझे निकालना है इसमें p के लिए 3p। तो 3p निकालने का क्या तरीका है कि प्रोडक्ट कर दो 3 का सभी के साथ अंदर। 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। ये मेरा 3p का मैट्रिक्स आया नया प्रोडक्ट होने के बाद। दूसरा मेरे पास q के लिए क्या है, q गिवन है 5/5 और 2 3 और 0। मुझे q को क्या चेंज करना है 2q में, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट करना पड़ेगा सभी के साथ 2 का। तो 2 5 या 10, 2 2 या 4, 2 3 या 6 और 2 0 0। अब ये दो वैल्यू आ गई हैं जो मुझे चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, किसमें 2q माइनस 3p में। तो वैल्यू पुट कर दो। 2q की वैल्यू क्या है 10, 6 और 4 और 0 माइनस 3p की वैल्यू क्या है 18 माइनस 6 12 और माइनस के 18। मैट्रिक्स में माइनस होने का रूल क्या है, जो जिस पोजीशन पे है वो उसी के साथ डील करेगा। 10 में से 18 गए माइनस का 8, 6 में से 6 गया माइनस का था प्लस हो गया तो 12 हो गया। 4 में से माइनस के 12 गए तो हमारे पास माइनस का 8, 0 में से माइनस के 18 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 18। और 1/3 बाहर है, यहाँ 1/3 है दोनों के पास बाहर। ठीक है, वो चल रहा था यहाँ पे, ये रहा 1/3 कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी इसे 1/3 को फाइनल सोल्व करने के लिए अंदर भेज दो। डिवाइड है तो डिवाइड करेगा सभी को। मेरे पास लास्ट m बराबर क्या आ गया माइनस का 8/3 माइनस का 8/3। 3 को मैंने अंदर भेज दिया डिवीजन में सबके साथ। 12 को डिवाइड करेगा तो 4 हो गया और 18 को डिवाइड करेगा तो 6 हो गया। तो मेरा जो फाइनल मैट्रिक्स आया वो ये आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास जीपी का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जीपी में दे रखा है और इन्फिनिट का सम निकालना। सबसे पहली चीज तो क्या है कि जो हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिट होता है उसकी वैल्यू होती है a/1 - r। ये फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो इसमें a की जरूरत है और r की जरूरत है। तो a की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये फर्स्ट है मेरे पास। a इज इक्वल टू दे रखा है √2 + 1 और √2 - 1। अब मुझे चाहिए r। r निकालने के लिए मेरे पास या तो मैं ये करूं कि इस टर्म को इससे डिवाइड दूं, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड देना। बट इसमें दोनों में अंडर रूट है, काफ़ी काट पीट करनी पड़ेगी। मुझे सबसे बेटर दिख रहा है कि थर्ड में मेरे पास अंडर रूट नहीं है। थर्ड को अगर मैं सेकंड से डिवाइड दूं तो भी मेरा आर निकल कर आ जाएगा, सबका रेशो इक्वल होता है। तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे सेकेंड टर्म से, 2 माइनस √2। दोबारा सुन लो, आप इस फर्स्ट टर्म को भी इससे डिवाइड कर सकते थे, इससे भी, इससे एक ही रिजल्ट आएगा, पर अंडर रूट की वैल्यू है तो केयरफुली चुनाव करो, उससे आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। फोर्थ वन ऊपर आ गया तो ये हो गया 2 माइनस √2 और डिवाइड में रह गया मेरे पास 2। तो ये मेरा आ गया है आर। आर आ गया, ए आ गया, वैल्यू पुट करो, सोल्व कर लो। मेरे पास इन्फिनिट एस निकालना है, इन्फिनिट के लिए सम निकालना है मुझे। तो a/1 - r है। a की वैल्यू है मेरे पास √2 + 1 √2 - 1 और माइनस r की वैल्यू है 2 माइनस के √2/2। सोल्व कर लो इसे। ये
इक्वल टू थोड़ा सही जगह लगा देता हूँ। सोल्व करते हैं। ऊपर की वैल्यू को 2 मिनट रोकते हैं, पहले नीचे का क्लियर करते हैं, तभी ऊपर के हम रिजल्ट ले पाएंगे। +1 √2 -1 डिवाइड में मेरे पास है 2। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे तो मेरा आएगा 2 1 जा 2, माइनस के 2 रह जाएगा और प्लस का √2 हो जाएगा। डिवाइड में रहेगा 2, 2 से 2 कट गया, अंडर रूट से मैंने 2 को डिवाइड दे दिया, √2 टाइम्स कट गया, तो मेरे पास जो वैल्यू रहेगी √2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो अभी जो मेरे पास वैल्यूज हैं उन्हें लिख लेते हैं। √2 ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और किसके साथ आया, √2 + 1 के साथ। डिवाइड में है मेरे पास √2 - 1। अब हम इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज करने के लिए जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर होल स्क्वायर हो गया इसका, √2 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। a माइनस बी और a + b की मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट का फार्मूला क्लोज हो गया। ये हो गया ऊपर √2, होल स्क्वायर खोल दिया तो 2 + 1 + 2 √2। डिवाइड में मेरे पास √2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस के 1। बाहर √2 है, अंदर रह गया 2 और 1 3 जुड़ के +2 √2। डिवाइड में 1 है तो कुछ भी नहीं रहा, √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 √2, और √2 की √2 में हुई तो 2, और 2 की 2 में हुई तो 4। ये इसका आंसर है। The radius and the height of a cone are in the ratio 3:4. If its volume is 301.44 centimeter, find its radius and its slant height. ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कोई इशू नहीं। ठीक है, पाई की भी वैल्यू दे दी है, क्या लेना, रेडियस और हाइट का रेशियो दे दिया हमें कोन की, और वॉल्यूम दे दिया उन दोनों को निकालने के लिए। सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या हो सकता है। रेडियस और हाइट का हमें रेशियो दिया है 3/4, = k रख के हम यहाँ पे r निकाल सकते हैं। r बराबर आ गया 3k, और h बराबर आ गया हमारा 4k। अब इस k की वैल्यू को निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, r भी आ जाएगी h भी आ जाएगी। इसी फॉर्मेट में हम इसे सोल्व करेंगे। हमारे पास वॉल्यूम दिया है 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, और हम जानते हैं कि कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, = 301.44। वैल्यू पुट कर लो, 1/3 पाई की जगह इसने बोला है 3.14 लेने के लिए, इंटू आर की जगह हमने अभी निकाला क्या है 3k, और स्क्वायर है तो डबल मल्टीप्लाई, इंटू एच की जगह 4k, बराबर 301.44। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये पॉइंट हटा सकते हैं हम, क्योंकि डिवाइड में 0 लेंगे, यहाँ भी डिवाइड में 2 0 लेंगे 1 के साथ, तो कैंसिल हो जाएंगे, कोई वो नहीं रहेगा। जो रहेगा उसे थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं। मेरे पास हो गया, एक तो k की क्यूब है, उसके साथ है 314, उसी के साथ है मेरे पास 3 और 4, बराबर है 30144। अभी सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। मैं 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, देखते हैं कितना आता कट के। 4 7 जा 28, बच गया हमारा 2 1, 4 5 जा 20, फिर बच गया 1, 4 3 जा 12, बच गया 2, 4 6 जा 24। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, और 3 कितना हो गया, 3 2 जा 6। अभी हमारा 3 1 4 से डिवाइड करना, पहले छोटे से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। इसे भी कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 6 जा 12। अभी मेरे पास कुल मिला के आ गया K3 = 1256/157।
157 शायद प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट डिवाइड होगा। अब इसे देख लेते हैं लगभग, अगर मैं करना चाहूँ तो 8 8 7 56 8 5 40 ठीक है। 8 से हो गया 8 टाइम्स, तो K3 की वैल्यू आ गई है 8, या K3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, K बराबर आ गया 2। अब K की वैल्यू पुट कर लेंगे हम, तो मेरे पास R बराबर आ जाएगा 3 × 2 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, और H बराबर आ जाएगा मेरे पास 4 × 2 इजिकल टू 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसने मेरे से पूछा था रेडियस, रेडियस तो आ गई है मेरी 6 सेंटीमीटर। अब निकालनी है मुझे स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कैसी होती है कोन में, कोन इस तरह का होता है, ये उसकी रेडियस है, ये उसकी हाइट है। रेडियस अभी निकाल ली मैंने 6 है, हाइट मैंने अभी निकाल ली है 8 है, और ये जो साइड है ये मुझे निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये 6, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, या ये बेस ये परपेंडिकुलर, कुछ भी एक मान लो। तो कुल मिला के मेरी स्लेंट हाइट को निकालने के लिए एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36 यानी कि 100, या फिर एल बराबर 10 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। गिवन पी, पी का एक सेट दे दिया पूरा का पूरा, और उसमें एक्स को बिलोंग किया है इसने आर से। क्यू का सेट दे दिया पूरा पूरा, वहां पे एक्स बिलोंग करता है इंटीजर से। दोनों को रिप्रेजेंट करना है लाइन पे, और फिर उनके इंटरसेक्शन निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले पी के लिए सोल्व करते हैं। पी है हमारा एक्स सच दैट 5 स्मॉलर देन है 2x-1 से, और फिर दोबारा स्मॉलर है वो x किससे, 2x-1 11 से। तो इसे सोल्व करने का तरीका क्या है, और बिलोंग करता है r से। इसे सोल्व करने का तरीका है, पहले इसको, इस स्टेटमेंट को इतनी को सोल्व करो, और उसके बाद इसे इसके साथ सोल्व कर लो। ठीक है, पहले हम इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को। 5 2x-1, ये आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 इधर, माइनस का 1 इधर आ गया, प्लस का हो गया। 2x राइट साइड में रह गया, या मैं कह सकता हूँ 6 जो है 2x के स्मॉलर है, 2 से कट गया, या तो वैसे डायरेक्ट तो काट नहीं सकते, बोथ साइड डिवाइड करने का ऑप्शन होता है इसके अंदर। 2 से 2 कटा, 2 से 3, तो मेरा कुल मिला के 3 जो है x से छोटा है, या मैं कह सकता हूँ x 3 से बड़ा है। पहली स्टेटमेंट ये आ गई मेरी। ठीक है, ध्यान से देखना, इधर x की तरफ मुंह खुला हुआ था, इधर भी मैंने x की तरफ मुंह खुला हुआ ही रखा, कभी ये सोचो रिवर्स कर दिया मैंने। दूसरी स्टेटमेंट ले लेते हैं। दूसरी क्या है, 2x-1 इक्वल टू 11, 2x एज इट इज, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो 12 हो गए। x चलो डिवाइड कर लो दोनों को, यहाँ से 2 से 12/2, यही तरीका होता है इनइक्वालिटी को सोल्व करने का। ये 6 टाइम कट गया, तो x जो है हमारा 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है। इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन कुछ ऐसी होगी मेरे पास, यहाँ मान लो 0 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैं एक साइड का ही ले लेता हूँ। ये 1 2 3 4 5 और 6, 6 तक है, चलो 7 भी ले लो। थोड़ा सा कुछ अलग सा दिखाने के लिए अलग ले लेता हूँ इसमें, ये ले लो, और थोड़ा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लो जिससे ठीक सा लगे। कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। 3 ओपन रहेगा, ओपन के लिए ऐसे ओपन बॉक्स दिखाते हैं। ऐसे जाएगी लाइन हमारी, कहाँ तक जाएगी, 6 तक, और 6 मेरा पूरा भरा हुआ गोला होगा। ये पता होना चाहिए हम कैसे फिल करते हैं। नेक्स्ट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्यू एक्स सच दैट माइनस के 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 3 प्लस 4x और स्मॉलर देन है 23, और यहाँ पे x जो बिलोंग करता है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है।
पूरा सेट लिख लिया हमने। सेट लिखने के बाद हम इसे सोल्व करते हैं। पहले ये लेफ्ट साइड वाला और उसके बाद इसी इनइक्वालिटी के साथ हम सोल्व करेंगे राइट साइड वाला ये। तो पहले करते हैं लेफ्ट का, माइनस के 1, 3 प्लस 4x, x को अकेला करेंगे, 3 इधर आके माइनस का हो गया, 4x, माइनस माइनस के हैं दोनों प्लस हो गए, बोथ साइड 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। मैं कह सकता हूँ -1 से x बड़ा है, ठीक है, और उसके बराबर है। इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम। एक कंडीशन तो मेरे पास ये आई। दूसरी, 3 प्लस 4x है, स्मॉलर है 23 से, 3 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा माइनस का, मेरे पास हो गया 20, इधर 23 में से 3 माइनस हुआ, बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे x को किल्ला करने के लिए, 4 से 4 कटा, 5 टाइम्स कट गया और x स्मॉलर आ गया किससे, 5 से। अब इसे नंबर लाइन पे दोबारा रिप्रेजेंट करो। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। -1 से स्टार्ट करना है तो -1 यहाँ है, 0 यहाँ होगा, कहाँ तक जाना, 5 तक तो मिनिमम जाना ही जाना, 1 2 3 4 और 5, एक और ले लो चलो 6। कलर चेंज कर लेते हैं जिससे चीजें समझ में आए। इक्वल टू भी है और उससे बड़ा भी है -1 से, यानी कि ये गोला पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। और कहाँ तक जाना, 5 से कम रहना, यानी कि 5 का ओपन है। ये लाइन है हमारी ऐसे गई। अब ये तो हो गया नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी राइट डाउन द एलिमेंट ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। पी इंटरसेक्शन क्यू यानी कि पी और क्यू के अंदर जो चीज कॉमन है वो ले लो। यहाँ पे 3 ओपन है, ओपन चीज को हम छोड़ देते हैं, लेते नहीं है। ये ओपन गोला इसीलिए दिखाया गया कि 3 नहीं है यहाँ पे। ये 4 है, 5 है, 6 नहीं, 6 भी है, इक्वल टू है, 6 भी है। यानी कि P के पास क्या क्या है, P के पास है 4 5 और 6। अब Q के पास देखते हैं, Q के पास इनमें से क्या क्या है हमारे पास। Q के पास है 3 के बाद देखो 3, क्योंकि 3 नहीं है 4 से स्टार्ट है, 4 है Q के पास, पर 5 नहीं है, 5 नहीं है, ध्यान से देख लो Q के पास, क्योंकि ओपन है गोला, वो इक्वल टू नहीं है, बस वो उस तक रेंज बता रहा अपनी। तो यानी कि इसका इंटरसेक्शन में केवल 4 4 आएगा आंसर, दोनों पे जो कॉमन है वो 4 है। इनइक्वालिटी का एक दिन में नहीं समझ में आता, ये आपको चैप्टर पहले से किया होगा तभी ये ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर है, उसका डायमीटर दे दिया 28 सेंटीमीटर, उसकी हाइट दे दी है 24 सेंटीमीटर, और इसने आगे कहा कि उसमें से हमने कॉनिकल कैविटी काट के निकाल ली है। कॉनिकल कैविटी का मतलब है कि उसका कौन शेप हमने उसमें से कहीं भी एक खोखला कर लिया, खाली कर दिया उसको। बट उसमें एक चीज़ दी है, जब उसे ड्रिल्ड आउट किया है तो उसकी जो रेडियस है या उस कोन का जो डायमीटर है वो बिल्कुल एज वेल एज है हमारे सिलेंडर के रिगार्डिंग। जैसे कि अगर मैं इसे शो करना चाहूँ कि मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको शेप को ऐसे, तो ये खोखला हो गया और ये यहाँ पे ये शेप मेरे पास अभी बची है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में इसको सोल्व करते हैं। जो इसने बचा हुआ कहा, इसने कहा कि इसका रिमेन जो पार्ट बचा है हमारे पास ये सॉलिड, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि इट मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा, वैसे टोटल सरफेस एरिया अगर आप कभी भी निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना उसको फार्मूला बेस ना लिखें। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है वो सरफेस जो आपकी सारी कार्रवाई करने के बाद या आपकी पूरी एक्टिविटी के बाद जो आपके पास बचा है। अभी मेरे पास क्या क्या बचा है, मेरे पास बचा है एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला, एक मेरे पास बचा है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये, और एक मेरे पास बचा है पूरा बेस। तो इन तीनों को चीज को मिला के ही मेरा टोटल सरफेस एरिया बनेगा। मैं वो चीज लिख लेता हूँ। टोटल सरफेस एरिया किसका, शेप का, या जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है उसका। सॉलिड सिलेंडर है तो ऑब्जेक्ट लिख लो यहाँ पे। अब क्योंकि काट छांट की है इसने हमने, तो शेप तो कुछ ऐसी बनेगी जो हमें भी नहीं पता क्या है, बट जो शेप है उसे हम एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। उसमें क्या क्या है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया के लिए, एक तो सिलेंडर है, उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस एक कोन है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर का बेस है ये वाला।
तो ठीक है, अब हमें इसमें निकालने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी जब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ये तो सिंपल फार्मूला है उसके लिए, तो उसे लिख लेते हैं 2 पाई RH। आर भी गिवन है, एच भी गिवन है। कोन का सरफेस एरिया जब निकाल लेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी πRL। आर गिवन है बट एल मुझे अभी भी निकालनी है। और जब सिलेंडर के बेस की बात होगी तो वो सर्कल के फॉर्म में है, तो यहाँ पे लग जाएगा πR²। तो आर गिवन है, ठीक है। आर कैसे कैसे गिवन है, हमें इसने दिया है कि जो कोन की रेडियस है और सिलेंडर की रेडियस है वो सेम है, वो कितनी हो जाएगी 14, क्योंकि डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। हाइट इसने दे दी है 24 सेंटीमीटर, जो दोनों के लिए काम करेगी, कोन के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। बट मुझे इस स्लेंट हाइट का नहीं पता, जिसे मैं एल मान लेता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ से ऐसे मिला दूँ, ये 24 है तो ये भी 24 होगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर है ये, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे वैल्यू चाहिए अब किसकी, एल की। तो एल को सोल्व कर लो, यहाँ पे मैं इधर सोल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा L² बराबर 14 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व कर लो। कैसे, 14 में से इसमें से दोनों चलो इन्हें एक्सपेंड करके लिखो, 14 इंटू 14 प्लस 24 इंटू 24। दोनों में से मैंने इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, यानी कि बाहर कॉमन आ गया मेरे पास 4, और अंदर बच गया 7 इंटू 7 प्लस, यहाँ पे भी इसमें से भी 2 कॉमन लिया, इसमें से भी 2 कॉमन लिया, तो ये हो गया 12 इंटू 12। थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे, 49 और ये हो गया 144। अब 49 और 144 कितना हो गया, 9 और 4 13, 4 4 8, 8 और 1 9 और 193। बाहर ये 1 नहीं है, 4 ही चल रहा है। अब मेरे पास L² है, अब मुझे इसका रूट निकालना है। 4 तो रूट में से बाहर आ जाएगा बट 193 नहीं आएगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर सोल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो चुका वैसे तो देखा जाए तो। मेरे पास है L बराबर अब अंडर रूट में 4, 193। 4 में से तो बाहर आ गया 2। अब 193 का रूट कैसे निकाल लेंगे वो देख लो। देखो किसी भी चीज का जब ऐसी वो आ जाए हमारे पास, उसका रूट निकालना हो तो ये एजम्पशन से निकलेगा, क्योंकि अगर सोल्व करने जाओगे तो घंटा लग जाएगा। अजम्पशन से कैसे कि मेरे पास 193 का रूट निकालना, तो ऐसे 2 रूट वैल्यू निकाल लो जो उसके नियरेस्ट हो। सबसे छोटी वैल्यू तो उसके लिए आ जाएगी 13 का स्क्वायर यानी कि 169, और नियरेस्ट कौन सी जा रही है 13 के बाद जस्ट है 14 का स्क्वायर, वो होगी लगभग 196। यानी कि ये क्लोज नहीं है, ये ज़्यादा क्लोज है। अगर मैं अपनी वैल्यू को देखता हूँ तो 193 के क्लोज सबसे ज़्यादा 196 है, यानी कि जो मेरी इसकी रूट वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं 14 के आसपास आएगी, पर 14 होगी नहीं, क्योंकि 193 3 छोटा है किससे, 196 से। तो यानी कि 193 के 13 तो कन्फर्म है, बट जस्ट 14 के पास है, तो मैं यहाँ पे 9 या 8 9 कुछ भी ले सकता हूँ। अब या तो 9 ले लो या 8 9 ले लो, एक ही मर्जी है, क्योंकि 9 भी लोगे तो एक कैरी हो जाएगा, तो 13.9 हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट साथ में है उसके, तो हम 13.9 ले सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेरी वैल्यू निकल के आई यहाँ पे क्या, अ, चलो पहले इसे रब कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये कॉम्प्लिकेट हो चुका है बट ऐसे ही सोल्व होगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। आपको यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर गिवन होगी, वहाँ वो दे देगा अंडर रूट 193 की वैल्यू ये है। मेरे पास हो गया यहाँ पे 2 इंटू, मैंने 193 की अभी आपके सामने वैल्यू निकाल ली 3.9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6, एक कैरी किया तो 7 और 2 1 जा 2, मेरा आ गया 27.8। ये आया है एल। अब वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी यहाँ पे। इनमें से सबसे पहले कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन आ रही है, पाई आर सभी में से कॉमन आ रहा, तो मैंने पाई आर को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2H। यहाँ पे पाई आर निकल गया तो अंदर बचा एल, और वहां पे पाई आर निकल गया तो अंदर बचा आर। पाई की वैल्यू कुछ नहीं बताया तो हम 22/7 ले लेते हैं। आर की वैल्यू है मेरी 14, हाँ 14 है। 2 इंटू एच था मेरा 24, एल मैंने अभी निकाला 27.8 प्लस आर की वैल्यू है मेरी 14। 7 से 2 टाइम कट गया, ये हो गया 44। अंदर जो भी है ये हो गया 48 प्लस 27.8 प्लस 14। 14 को 48 में प्लस करेंगे तो ये हो गया 8 और 4 12 और 4 और 1 5,
5 अरे 6, 62, फिर 27.8, तो 44, 2 की 7 में किया 9, 6 को 2 के साथ जोड़ा तो 8, 89.8। इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही हमारा आंसर है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप देख लेना। कैलकुलेटर से करने के बाद ये आ रही है, मैंने ये मेंशन कर दी। आप कर सकते हैं, पेपर में आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ ए कैनवास 2 मीटर इन विड्थ रिक्वायर्ड टू मेक ए कोनिकल टेंट 12 मीटर इन डायमीटर एंड 12.6 मीटर इन स्लैंट हाइट। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ 112 रुपये 50 पैसे पर मीटर। इसने कहा हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है और उसके लिए उसने कपड़ा दे दिया हमें कि इस कपड़े में से उसे बनाना है। जो कपड़े की हमें विड्थ दी है, लेंथ देनी है। पहले इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, जो करना आसान हो जाएगा उससे। कंसेप्ट क्या है मेरे पास एक कपड़ा है यहाँ पे, मान लो कपड़ा कुछ इस तरह का है। उस ये कोई क्लॉथ है मेरे पास। इस कपड़े में से ही मुझे एक कोनिकल टेंट बनाना, वो मान लो ऐसा होगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि कपड़ा लगेगा कितना। तो इस कपड़े की जो विड्थ है वो दे दी इसने 2 मीटर। अगर आपने मार्केट में कभी भी कपड़ा खरीदा होगा तो वो विड्थ में नहीं, हम हमेशा लेंथ में खरीदते हैं। मान लो मुझे मेरे अपने पर्सनल क्लोथ्स के लिए 4 मीटर कपड़े की रिक्वायर्ड है, तो वो ऐसे नहीं काउंट होगा, 4 मीटर इधर से काउंट होगा लेंथ से। तो इसी तरह इस कोनिकल टेंट में जो कपड़े की रिक्वायरमेंट है वो उसे लेंथ में ही काउंट करेंगे हमसे। अब मुझे यहाँ इसकी एल नहीं पता कि कितना लेंथ है उसकी, कितना कपड़ा इसमें लगा। बट मान लो कि मैं मान लेता हूँ एल कपड़ा लगा और यहाँ तक उसकी वो लेंथ है, इतना हिस्सा मुझे काट के लेना है। तो ये जो एरिया होगा इसका, यहाँ तक का, इस जगह तक का जो ये एरिया है, ये इस कोनिकल एरिया के, सरफेस एरिया के बराबर होगा। क्योंकि इसी कपड़े से ये बना तो दोनों का एरिया बराबर होगा। जैसे हम वॉल्यूम बराबर रखते हैं ऐसे ही बराबर रखेंगे। तो ये तो रेक्टेंगुलर शेप है, इसका एरिया तो हो जाएगा यहाँ पे विड्थ इनटू लेंथ। और यहाँ पे जो मेरा कॉनिकल शेप है इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मुझे फार्मूला पता है, पाई आर एल। यानी कि ये और ये आपस में बराबर रखना। बट ये एल और ये एल अलग है, अगर मैं इसे L2 मान लूँ तो ये L1 हो जाएगी। बस यही चीज को कंसेप्ट में ध्यान में रखते हुए इसे सोल्व करना। सॉल्यूशन देखते हैं। मेरे पास कपड़े की क्या क्या है इसने दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया मेरा, जो क्लोथ एरिया है वो इक्वल होगा किसके, कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। ठीक है। क्लोथ एरिया क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम क्लोथ की लेंथ एल कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ कोन नहीं, लेंथ ऑफ क्लोथ सॉरी, इज इक्वल टू एल। देन क्लोथ एरिया क्या होगा हमारा, एल इन, ये जो भी मैंने लेट की है वही, एल इंटू विड्थ जो उसने मुझे 2 मीटर दे दी। और कोनिकल सरफेस एरिया क्या होगा मेरे यहाँ पे, हमें पता है वो होता है पाई आर एल। दोनों एल अलग अलग हैं तो इसे 2 मान लो, इसे L1 मान लो। ये L1 मान ली मैंने यहाँ पे। तो L1 मुझे पता नहीं है, एज इट इज। विड्थ तो उसने दे दी है 2 मीटर, पाई की जगह ले लो 22/7, हमें पता ही है। इसकी रेडियस उसने दे दिया हमें, रेडियस कितना कहा है, 12 मीटर इन डायामीटर, यानी कि ये होगी 6 सेंटीमीटर। अगर इसका डायामीटर 12 मीटर है तो रेडियस होगी 6। और इसकी स्लैंट हाइट दी है इसने 12.6 मीटर। ये होगी हमारे पास आर इसकी 6, और जो L2 है वो गिवन है, वो है 12.6 मीटर। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, 2 से कट गया 11 टाइम्स, तो मेरे पास L1 रह गया 11 इंटू 6 इंटू 12.6/7। 7 से ये कट जाएगा, 7 वन जा 7, बच गया हमारा कितना, हाँ हाँ 5×56, ये हो गया 1.8। तो अब मेरे पास है 11 इंटू 66, 18, पॉइंट को हटा दिया, नीचे ले लिया 10, 66 आ गया। 11 की 6 में मल्टीप्लाई करके 18 है और 10। अब इस 66 की 18 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 108, ये हो गया 18, 8 8, 288। तो ये आ गया मेरा 28.8। नहीं, ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये 66 है यहाँ पे एक्चुअली ना, ये 16 नहीं है, यहाँ पे ये 66 था। तो जब 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएंगे यहाँ पे, इसे सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 108 ही दोबारा।
तो ये हो गया 8818। तो मेरे पास कुल मिला के आ गया 118.8 इसे सोल्व करने के बाद। और ये आई है मीटर। ये कौन सी लेंथ है? ये वाली 118.8 मीटर। अभी 118.8 मीटर इसकी लेंथ आ गई कि भाई इतना हमें कपड़ा जरूरत पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसने जो एक स्टेटमेंट और दी है कॉस्ट निकालने के लिए कि कपड़े को 1 मीटर कॉस्ट, यानी कि अगर मुझे 1 मीटर कपड़ा लेना, मान लो यहाँ से यहाँ तक का है, इसकी जो कॉस्ट है वो 112 रुपये 50 पैसे है, और मुझे चाहिए 118 मीटर। तो मैं 118 मीटर की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो आएगा मेरा वो ही इसकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। अगर हम कैलकुलेटर से कर लें तो वो लगभग आएगी 13,365 रुपये। और ये इसका आंसर है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपके। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो ग्राफ है मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया। इसने कहा हमारे पास 2 पॉइंट है पी एंड क्यू, वो अपोजिट साइड में है। किसके? एक 90 मीटर हाई टावर है उससे, और उस मीटर जो टावर है उसका बेस दे दिया उसने बी। और ये भी कहा है उसने जो पी क्यू पॉइंट है वो उसके अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन है। किसके? बी के, यानी कि वो ग्राउंड पे ही है कहीं ना कहीं अपोजिट साइड्स में बी के, एक तरफ पी और एक तरफ क्यू। आगे इसने क्या कहा इसमें? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट पी क्यू एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ए ऑफ द टावर ए बी आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे अगर कोई ए पॉइंट पे टावर के हाई पॉइंट पे खड़ा होकर व्यक्ति नीचे पॉइंट पी को और क्यू को देखता है, तो वहां से जो उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होते हैं, मतलब यहाँ से जो एंगल क्रिएट होगा इस पॉइंट के लिए वो 60 और 30 है अलग अलग। अभी इन ये 60 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं किसके? पैरेलल लाइन के। यानी कि अगर कोई भी आदमी यहाँ से एंगल एज्यूम करता है तो वो हमेशा उसका प्रोसीजर यही है कि ग्राउंड लेवल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, उस पे यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे, वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और उसे फिर क्योंकि ये इससे पैरेलल है लाइन, तो ये 60 है तो अल्टरनेट एंगल के थ्रू ये भी 60 हो जाएगा। इसी तरह ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। गिवन है जो टावर की हाइट है वो 90 मीटर है, और ये डिस्टेंस इसने मेरे से पूछ लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का। सोल्व करने का सिंपल तरीका है, पहले रेशो के फार्मूले से मैं ये निकाल लूंगा ये लाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा। सबसे पहले इधर का निकालते हैं पीबी के लिए, सॉल्यूशन लेते हैं। पीबी निकालने के लिए मेरे पास क्या होगा फार्मूला? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है मेरा 90, बेस है मेरा पीबी, और थीटा है मेरा यहाँ पे 60। तो मैं लिख सकता हूँ टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 90 बाई बेस। टेन 60 की वैल्यू हमें पता है वो होती है √3 90 बाई बी, या मैं लिख सकता हूँ b बराबर 90 अपॉन √3। 90 को हम लिख सकते हैं 30 इंटू 3 बाई √3। √3 से 3 कट जाएगा, √3 टाइम्स वो ऐसे कटेगा। अगर मैं उससे एक्सपेंड करके समझाना चाहूँ आपको तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे √3 गुना √3, ये लिखा मैंने 3 के लिए, और डिवाइड में था √3, तो √3 से √3 कट गया तो हमारा रह गया 30 √3। इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो मेरी b की वैल्यू आ गई है 30 इंटू √3। अब मैं निकाल लूंगा इस बेस की वैल्यू, ये pb है मेरा, इधर pb आ गया। अभी निकालना मुझे bq, तो bq का भी निकालने का सेम ही फार्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। इस टाइम जो हमारा थीटा है वो क्या है? 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर सेम रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि इसके लिए भी यही परपेंडिकुलर काम करेगा। और बेस हमारा इसमें है bq। टेन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, इधर हो गया 90 बी क्यू, या मैं लिख सकता हूँ बी क्यू बराबर आ गया 90 √3। अभी मुझे निकालनी है टोटल इसके पी से लेके क्यू के बीच का डिस्टेंस। तो पी क्यू बराबर है हमारा पी बी प्लस बी क्यू, यानी कि ये लाइन प्लस ये लाइन। पीबी की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी है 3/√3। बी क्यू की जस्ट अभी निकाल ली है 90/√3। तो कुल मिला के 120/3। √3 की वैल्यू हमें पता ही है, वो होती है हमारी 1.732। अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना, आपको करनी पड़ेगी स्कूल के हिसाब से। लगभग आएगी 207.84 मीटर। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखते रीड करके। द लोअर विंडो ऑफ ए हाउस इज एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबाउ। एक घर है उस पे जो लोअर विंडो है वो 2 मीटर की हाइट पे है, यानी कि मान लो वो विंडो ये है मेरी, मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया पूरा प्रोग्राफ, और ये घर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहली विंडो की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस 2 मीटर दिया इसने। उसके बाद दिया अब एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबाउ द लोअर विंडो।
और जो दूसरी है वो इससे 4 मीटर और है ऊपर। ठीक है, इस विंडो से यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी 4 मीटर है। कहाँ गया, ये रहा। एट ए सर्टेन इंस्टेंट मतलब एक ही समय पे द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ ए बैलून फ्रॉम दीज विंडोज आर ऑब्जर्व टू बी 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड। इसने कहा इन दोनों विंडो में अगर कोई व्यक्ति खड़े हों एक ही समय पे और वो यहाँ से एक उड़ने वाले बैलून को यहाँ पे देखना शुरू करें, तो उनका जो एलिवेशन का एंगल होगा वो 30 और 60 डिग्री होगा। ठीक है, और इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसकी हेल्प से हमें इसकी हाइट नहीं निकालनी। ठीक है, जो गिवन है वो देख लेते हैं। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर ये 4 है इधर यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये भी 4 हो जाएगा। और ये मैं h मान लेता हूँ क्योंकि मुझे टोटल हाइट निकालनी। तो सबसे पहले ए बी सी, मेरे पास 3 ट्राइंगल बन गए डी ई। मैं सबसे पहले ए बी सी को सोल्व करता हूँ। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ए बी सी में मेरा परपेंडिकुलर है h, p बराबर तो है h जो मैंने लेट किया, और बेस यहाँ पे अगर मैं इसे एक को x मान लूँ तो ये भी x ये भी x, तीनों हमारे लेट डिस्टेंस बिटवीन बैलून एंड हाउस। ठीक है, बैलून एंड, एक सेकेंड, यहाँ पे डिस्टेंस हमने लेट कर लिया है बैलून और हाउस के बीच में। वो क्या है हमारा x, तो वो तीनों के लिए सेम हो जाएगा, यहाँ भी x यहाँ भी x यहाँ भी x। ठीक है, सबसे पहले एबीसी ट्राइंगल के लिए कर रहे हैं। परपेंडिकुलर h हो गया मेरा, बेस x हो गया यहाँ पे, तो रेशो वाला फार्मूला लग जाएगा tan थीटा बराबर p बाई बी। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, p है मेरा h परपेंडिकुलर, बेस है मेरा x। तो कुल मिला के tan 30 की वैल्यू होती है √3 h बाई एक्स। तो x की वैल्यू आ गई है h√3। एक कंसेप्ट तो है यहाँ तक का, ये कंप्लीट हो गया। अभी दूसरा इसी में हम क्या करेंगे, दूसरे वाला सोल्व करेंगे, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि मेरा ट्राइंगल अभी कौन सा होगा ए डी ई। ए डी ई के अंदर बेस क्या है मेरा, सेम x है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये h है ये 4 है तो h+4। वही tan थीटा का फार्मूला लगाओ, tan थीटा बराबर p बाई बी। tan थीटा यानी कि tan 60 होगा, अभी हमारी ये डिग्री 60 है यहाँ पे। p मेरा है h+4 परपेंडिकुलर, बेस मेरा सेम है x। तो x पर tan की वैल्यू पुट करो, tan की वैल्यू होती है हमारी √3 tan 60 की, तो h+4 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई h+4 बाई √3। ये होगी इक्वेशन नंबर 2, ये थी मेरी इक्वेशन नंबर 1। दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, अभी इन दोनों हमारी इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे, यानी कि कुल मिला के मैं x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूंगा दूसरी वैल्यू में। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू थी h√3, इधर आई है मेरे पास h+4 बाई √3। √3 की अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3h बराबर h+4। तो कुल मिला के h इधर आकर माइनस का हो गया, ये हो गया 2h बराबर 4, या h बराबर आ गया 2। यहां से यहां तक की जो हाइट आई है वो 2 आ गई। टोटल हाइट कितनी होगी, 2 + 4 + 2, यानी कि हमारे पास बैलून की हाइट आ जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड 2 + 4 + 2, 2 ये 4 ये 2 ये, वो होगी 8 मीटर। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो ट्राइंगल गिवन है, दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ये इसने दे दिया है इस जगह। और जब ये सिमिलरिटी के हमारे रिलेशन से हमें जो जो चीज़ इसमें गिवन है वो मिल जाएंगी, तो उससे हमें एक तो ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना। ठीक है, पहले जो गिवन है उसी की सिमिलरिटी बेस पे देखते हैं हमें क्या क्या पता चलता है। एक तो दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है हमारा एंगल आर के। तो ये दोनों गिवन है। दूसरा, इनके जो कोरस्पोंडेंस रेशो हैं साइडों के वो भी इक्वल हैं सिमिलरिटी रूल के हिसाब से, तो पहले लिख लेते हैं जी। और एक चीज गिवन है कि जो सी एम है ये मीडियन है, आर एन भी मीडियन है इस ट्राइंगल की और सी एम भी मीडियन है।
जो गिवन है वो लिखते हैं, उसी से ये सारा कुछ सोल्व होगा। गिवन क्या है मेरे पास, दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। देन अगर वो सिमिलर हैं तो क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बाई बी सी, नहीं ए बी बाई पी क्यू बराबर होगा ए सी बाई, दोनों कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे, ए सी बाई पी आर बराबर होगा बी सी अपॉन क्यू आर। सारी कोरस्पोंडिंग साइड्स एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे के नीचे, इनका रेशियो आपस में इक्वल। दूसरी चीज हमारे पास इसमें क्या है, एंगल, एंगल में देखें तो एंगल ए बराबर है हमारे पास एंगल पी, और एंगल बी बराबर है हमारे पास एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर है हमारे पास एंगल आर के। ये चीज हमारे पास गिवन है। हाँ, एक चीज और गिवन है कि सी एम मीडियन है, ये मीडियन है, अगर मीडियन है तो उस हिसाब से ये ए बी को और एम बी को बराबर बराबर बांट रही है, तो हम लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी। और इसमें एक रिलेशन और है क्या, ए एम बराबर एम बी है, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि ये दोनों ए बी बाई टू के बराबर है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसी को ही कि ए बी बराबर है दो ए एम के या दो एम बी के, मतलब उनके दुगने के बराबर, क्योंकि बीच से डिवाइड हो रही है, रिलेशन है, जहां जहां यूज होगा वैसे वैसे लगा लेंगे, दोनों एक ही चीज है, बस जो रिलेशन इक्वल टू में मिल रहा है वो हमने लिख लिया। इसी तरह इसमें पी क्यू आर के अंदर आर एन हमारी मीडियन है, तो वो डिवाइड कर रही है पी एन को बीच में से बिल्कुल, तो पी एन बराबर हो गया हमारे पास क्यू वन, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के आधे के, क्योंकि ये दोनों उसके आधे हैं, मीडियन बीच से डिवाइड कर रही है। उसी हिसाब से अगर मैं टू को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों के पास लेकर आऊं, तो टू पी एन बराबर होगा टू क्यू एन के, और ये बराबर होंगे पी क्यू के। एक ही ये अलग से कंडीशन हमारे पास है। अब इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे ट्राइंगल ए एम सी पी एन आर के बराबर सिमिलर शो करना, बराबर नहीं सिमिलर। देख लेते हैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है। ट्राइंगल ए एम सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है मेरा ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल आपस में छोटे वाले हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। सिमिलरिटी के रूल है हमारे पास तीन, उनमें से कोई से एक को फॉलो करेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है, साइडों के पोर्शन रेशो में है, प्रपोर्शन में है, तो उसका कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा 100%। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें मेरे पास क्या मिलता है मुझे। यहाँ पे मुझे पता है एक तो एंगल ए बराबर है एंगल पी के, ये मेंशन करो, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। दूसरी चीज ए सी कोरस्पोंडेंस में है, रेशो में है पी के पी आर के साथ, ए सी बाई पी आर है, क्योंकि वो सिमिलर ट्राइंगल है बड़े वाला, उसी के रेशो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कहाँ से लिखा मैंने, ये यहाँ से, ए सी बाई पी आर बराबर ले लो, मुझे चाहिए ए बी बाई पी क्यू। अब मेरे पास एक एंगल आपस में बराबर है, दो साइड के रेशो, बट जो ये रेशो है ये पूरे ट्राइंगल का है, मुझे चाहिए इसमें से आधे वाला, यहां तक का, ये साइडें चाहिए दो, पी क्यू नहीं चाहिए, ए बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए एम और पी एन। तो मैं इसे चेंज करूंगा, चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए सी बाई पी आर तो एज इट इज, क्योंकि गिवन ट्राइंगल की जो हमें सिमिलर करना उसकी साइड है। ए बी को लिख सकता हूं मैं टू ए एम, ये कहां से लिखा मैंने, यहाँ पे ये देख लो, टू ए एम बराबर है ए बी के। और इसी तरह पी एन को लिख सकते हैं हम, टू पी क्यू को लिख सकते हैं टू पी एन, क्योंकि इसकी आधी है, टू से टू कट गया, तो मेरे पास रह गया ए सी बाई पी आर और ए एम बाई पी एन। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोरस्पोंडेंस साइड हो गए, रेशियो बराबर हो गए। कैसे, ये इसके कोरस्पोंडेंस में, ये इसके कोरस्पोंडेंस में, बीच का एंगल इक्वल है, दोनों का रेशियो इक्वल है। ये हमने इस रूल के हिसाब से, साइड एंगल साइड के हिसाब से हमारा ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। कौन सा, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल पी एन आर के। जैसे ही ये सिमिलर प्रूव हुआ तो हमारे पास क्या एक और कंडीशन आ गई कि इसकी कोरस्पोंडेंट साइड जितनी भी हैं ट्राइंगल की, वो आपस में रेशो में इक्वल हैं, यानी कि ए एम बराबर होगी पी एन के, ए एम बराबर होगी एन आर के, सॉरी अपॉन में होगी एन आर के, और सी ए कोरस्पोंडेंस में रेशो में रहेगी पी आर के। ये तीनों हमें रिलेशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है। अभी हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमें क्या प्रूव करना। पहला मेरा प्रूव हो गया है,
दूसरा है सी एम बाई आर एन ए बी बाई पी क्यू। सी एम बाई आर एन या एन आर एक ही बात है, ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ये रहा सी एम बाई आर एन या सी एम बाई एन आर, ये मुझे मिल गया। दूसरी चीज है ए बी बाई पी क्यू, इसके साथ चाहिए मुझे ए बी बाई पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी पूरी की पूरी ये है और पी क्यू पूरी की पूरी ये है, इसी में ही ए एम और पी एन मौजूद है, मैं उसे ले लेता हूँ ये वाली साइड। अब ए एम को तो लिखना है मुझे किसके रूप में, जो यहाँ पे चाहिए ए बी के रूप में। ए एम को ए बी के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, ए एम को ए बी के रूप में लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू है ए बी बाई टू, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए बी बाई टू। पी एन को लिखना है मुझे प्रूव करने के लिए पी क्यू के रूप में, तो पी एन पी क्यू के रूप में क्या है, पी क्यू बाई टू, पहले से ही निकाल के रख रखी है हमने सारी, वैसे भी हमें पता है उसका आधा है पूरी साइड का, टू से टू कट जाएगा, मेरे पास रह गया सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू, जो मुझे प्रूव करना। सेकंड भी प्रूव हो गया। थर्ड है लास्ट में, छोटे वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूव करना। सेम प्रोसीजर ऊपर ले, जो हमने ऊपर लगाया था वही, ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड सिमिलरली, यहाँ पे हम इक्वल दोनों को रेशो को इक्वल प्रूव कर देंगे कोरस्पोंडिंग के, और ये जैसे ही हम प्रूव करेंगे ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा। कैसे, उसके लिए हम एक थ्योरी का यूज करेंगे, क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट कि जब भी कोई मीडियन किसी ट्राइंगल को डिवाइड करती है तो बटने वाले दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। डिवाइड्स ट्राइंगल देन क्रिएटेड, जो बने हैं उससे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। ये थ्योरम है, आप इसे ध्यान से सुन लें कि ये जो मीडियन से ट्राइंगल बने हैं ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर होगा ही होगा। सो कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से वो अगर इसके सिमिलर है तो यो इसके सिमिलर होगा। आपको सोल्व करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है इसे। ट्राइंगल एम बी या सी एम बी जो उसने बोला है वही लिख लो, ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर है ट्राइंगल आर एन क्यू के। प्रूव, दोबारा सुन लो क्योंकि हमने पहले इसे प्रूव कर दिया था दोनों ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि ये मीडियन से डिवाइड हो रहे हैं, मीडियन से डिवाइड होने वाले ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये इसके सिमिलर है तो ये इसके सिमिलर होगा ही होगा, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है बीसी के एंड, उसके बाद एडी रेशो डी बी इज इक्वल टू है 2:5। यहाँ पे जो गिवन है उसे थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, वो पता चल जाएगा कि जो डी है वो पैरेलल है बीसी के और इसके साथ रेशो दे दिया है इसका 5। सबसे बड़ी बात, अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल आपस में दोनों छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल में कॉमन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलरिटी में है। उसके बाद हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ, प्रूव नहीं करना मतलब निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एडीई कौन सा, छोटे वाला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इन दोनों का रेशो। और उसके बाद हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये वाला जो नीचे है इसका रेशो। ठीक है, सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले मैं छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल को आपस में इक्वल प्रूव करूंगा। क्या है, दो एंगल मुझे इक्वल करने हैं बस, एंगल एक कॉमन है यानी कि मैं इन्हें सिमिलर प्रूव करूंगा। एंगल ए तो दोनों में कॉमन है और एंगल कोई सा भी एक बचा हुआ, एंगल डी बराबर है हमारा एंगल बी के। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के हैं दोनों के दोनों एंगल, और पैरेलल लाइन पे ऐसे बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कि ये पैरेलल लाइन के कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। और पैरेलल लाइन ये गिवन है कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ये गिवन है, यहाँ दे रखा है इसने। तो जब दो एंगल आपस में इस तरह सिमिलर इक्वल प्रूव हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि ये छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। तो मेरा एंगल एडी, ट्राइंगल एडीई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के साथ, बड़े ट्राइंगल के साथ।
अगर सिमिलर है तो फिर एक रूल लागू हो गया। रूल क्या लागू हो गया, जो इसकी कोरस्पोंडेंट साइड है वो उनके एरिया के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगी। जैसे कि अब मेरे पास एरिया निकालना है मुझे किसका, ए ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो इसका तरीका क्या है, इसकी कोई भी दो कोरस्पोंडेंट साइड लो, एक तो ए डी होगी छोटे वाली और एक बड़ी होगी हमारी ए बी, यानी कि ये छोटी साइड और एक पूरी बड़ी साइड। तो इनका रेशो का स्क्वायर एरिया के रेशो के बराबर होगा। तो इसे सोल्व कर लो। ए डी तो मेरी 2 है, ए बी क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगी, 5 + 2 हो गया और इनका स्क्वायर है तो कुल मिलाकर आ गया 4 और 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो ये तो आ गया फर्स्ट का आंसर हमारा। ठीक है, सेकंड का देखते हैं। सेकंड है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी के लिए मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास एक गिवन है ऑलरेडी। एरिया ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ट्राइंगल ए बी सी। एरिया और ए डी ई, एरिया ऑफ ए बी सी, ये रेशो मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस रेशो में से इन्हें निकाल के क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा 4K। यानी कि जब निकालना हो तो एक कांस्टेंट इक्वल ले लेते हैं। कांस्टेंट कैसे, कि मैं यहाँ पे लिख सकता था ये किसके बराबर है, सारा कुछ रेशो किसी कांस्टेंट K के बराबर। तो ये तो हो गया 4K। इसी तरह एरिया ऑफ बड़ा ट्राइंगल ए बी सी वो हो जाएगा 49K। अब मुझे जो निकालना उसे मेंशन कर लो, एरिया ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डी बी सी ई। इनका रेशो निकालना है। एबीसी का मैंने अभी निकालना, मेरा 49K हो गया। ट्रेपीजियम का क्या होगा, बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल को घटा दो, माइनस कर दो, तो ट्रेपीजियम का एरिया अपने आप ही आ जाएगा। बड़ा ट्राइंगल है 49K, छोटा है 4K, मैंने उसमें से उसे माइनस कर दिया तो रह गया 49K अपॉन 45K। के से के कट गया हमारे यहाँ, ये हो गया 49/45। यही तरीका होता है करने का। ट्रेपीजियम का निकालना सिंपल सा तरीका है, छोटे वाले ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल में से घटाओ तो केवल ट्रेपीजियम रह जाएगा। के कांस्टेंट लेकर हमने एरिया अलग अलग निकाल ही दिया था, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। इसमें दिया इसने दो व्यक्ति हैं ए एंड बी और वो विजिट करते हैं किसी शॉप पर रेगुलरली, और उसका जो विजिट करने का पैटर्न है वो ये है कि वो ट्यूसडे से लेकर सैटरडे कंटिन्यू आते हैं। इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ लिख लिया, मान लो ए हमारा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को आया, तो बी उसके साथ किस कॉम्बिनेशन में आ सकता है, हो सकता है ट्यूसडे के ट्यूसडे ही आ जाए बी भी, हो सकता है वो वेडनेसडे को आए, हो सकता है बी थर्सडे को आए या फ्राइडे को आए या सैटरडे को आए। यानी कि टी के साथ अगर बी कॉम्बिनेशन बना रहा आने का तो वो 5 दिन का बना सकता है। कुल मिलाकर टोटल इनके जो अल्टरनेट डेज में कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हो सकता है 5 का। तो अब इस हिसाब से हमें समझ में आया कि एक दिन के लिए बी का बन रहा 5, दूसरे दिन के लिए भी 5, तीसरे दिन के लिए 5, चौथे दिन के लिए 5 और पांचवें दिन के लिए भी 5। तो टोटल अगर मैं इन्हें प्लस कर दूं तो ये आपस में कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 25 तरीके से, जैसे हम डाइस में करते हैं 6 का 6 के साथ मल्टीप्लाई करके 36। होता क्या है कि अगर हम इसका एक फार्मूला भी है, अगर हम लेट करें कि ए के जो आने की टोटल आउटकम्स हैं ए के लिए वो 5 दिन है, तो वो कितने हो जाएंगे, ये फार्मूला है अगर आपके याद हो, ये n हो जाएगा। अगर मैं इसे लेट कर लूँ तो b के लिए भी सेम कंडीशन में n हो जाएगा, और a प्लस बी की बात करेंगे टोटल आउटकम्स की तो वो n इंटू एन होता है, वो हो गया मेरा n स्क्वायर। और यहाँ हमें पता है n की वैल्यू 5 है, यहाँ भी 5 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर तो 25। तो कुल मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी के जो आउटकम्स हैं वो 25 है। अब इसने हमें कंडीशन दी है, उसके हिसाब से देखते हैं कि हम क्या क्या उसमें प्रोबेबिलिटी ला सकते हैं। पहले दफे कहा है कि दोनों को सेम दिन पाना। अगर मान लो ए थर्सडे को आ रहा है तो बी भी थर्सडे को, और तो कोई दिन सेम नहीं है, एक तो कॉम्बिनेशन ये हो गया। ए वेडनेसडे को आ रहा है तो बी भी वेडनेसडे को, दूसरा थर्सडे को आ रहा है थर्सडे को, फ्राइडे को आ रहा है फ्राइडे को, और सैटरडे को आ रहा है सैटरडे को। मतलब टोटल सेम डे आने का जो उनका कंसेप्ट है वो केवल 5 दिन हो सकता है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या है, जो फेवरेबल आउटकम्स है 5 है, टोटल आउटकम्स 25 है, तो मैं कह सकता हूँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरी 1/5। सेकंड ऑप्शन के लिए इसने कहा है कॉन्जिक्यूटिव डेज। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि मान लो ए अगर ट्यूसडे को आया तो बी आए वेडनेसडे को, तो इसी तरह रिपीट भी हो सकता है। अगर बी ए वेडनेसडे को आया होगा या बी वेडनेसडे को आया ट्यूसडे को आया तो ये वेडनेसडे को आया होगा, तो दोनों में से दो कॉम्बिनेशन बन गए। ऐसे ही अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं सारों के तो ये 8 बनेंगे। अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, दो दो के कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके ऊपर और फिर इसका इस तरह,
तो ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, बना के आप चेक भी कर सकते हो उसे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/25। ठीक। लास्ट वाला जो थर्ड है वो है हमारा डिफरेंट डेज में, कि भाई वो एक दिन नहीं आने चाहिए, डिफरेंट डेज आने चाहिए। अभी हमने निकाला था सेम डे के लिए जो उनका कॉम्बिनेशन आया था फेवरेबल आउटकम्स का 5 आया था। अगर डिफरेंट डेज का होगा तो कितना होगा भाई, टोटल है उनका 25, 5 उसके फेवरेट हैं, टोटल आउटकम है, टोटल डेज के जो आउटकम आए थे वो हमारे 25 थे, और जो इसमें नहीं आना चाहिए वो है 5, नॉट टू बी इंक्लूडेड, वो 5 है। तो मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने बचे उसके हिसाब से, वो बचे केवल 20। तो मैं टोटल आउटकम से इसे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 5×4 = 20, 5×5 = 25। तो ये मेरे पास इसके आउटकम्स आ गए। और इसे निकालने का दूसरा तरीका क्या था कि इसी प्रोसेस में मेरा फर्स्ट का आया था 1/5, ये सेम डे का था, ना आने के लिए क्या बचेगा, तो 1 - 1/5 कर देंगे तो भी ये 4/5 आ गया। प्रोबेबिलिटी है, पहले से रिवाइज हुई भी होनी जरूरी है, उसे इजीली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फेयर। एक कोई कोन है, सॉलिड है, दोनों ऑब्जेक्ट हैं यानी कि, और वो हेमिस्फेयर के ऊपर लगा हुआ है, उसके साथ अटैच है। ये शेप देख रहे होंगे आप, जैसे दिख रहा होगा हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर कोन अटैच है। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, वो एक सिलेंडर के अंदर प्लेस किया हुआ रखा हुआ है जो कि फुल ऑफ वाटर है, इस सिलेंडर के अंदर पानी भी भरा हुआ है। एंड टच इज द बॉटम, और बॉटम को क्या टच कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट जो अभी हमने अंदर रखा यानी कि हेमिस्फेयर प्लस कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट को अंदर डाला तो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकल गया होगा। उसके बाद इसने कहा कि हमें ये बताना कि इस ऑब्जेक्ट में पानी कितना बचा। तो सिंपल सी बात है, पानी निकालने के लिए हम सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसमें से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, यानी कि हेमिस्फेयर का कोन का वॉल्यूम प्लस करके उसे माइनस करेंगे। उसके लिए इसने हमें इनकी रेडियस और हाइट्स दी हैं। हाइट क्या है, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की, और रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हेमिस्फेयर और कोन की रेडियस एक जैसी हो जाएगी, तो वो है 2 सेंटीमीटर, और हाइट दी है कोन की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वन बाई वन सारी चीजों को निकालते हैं, सोल्व करते हैं मेथड वाइज। सबसे पहले सिलेंडर को लेते हैं। सिलेंडर का हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दी है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, और इसी सिलेंडर का हमारे पास अब वॉल्यूम हो जाएगा। फार्मूला लगाते हैं, πr²h। पाई की वैल्यू एज इट इज, आर की जगह हो जाएगा 3×3, एच की जगह 6, तो 9×6 = 54, कुल मिलाकर 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम आया मेरे पास सिलेंडर का। अब मैं निकाल लेता हूँ कोन का। कोन के लिए मेरे पास क्या क्या है, रेडियस है वो है 2 सेंटीमीटर, हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो हाइट है हमारी कितनी, 4 सेंटीमीटर, गिवन है ये सब कुछ। तो कोन का वॉल्यूम हो गया 1/3 πr²h। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो इक्वल टू 1/3, आर की जगह हो जाएगा हमारा 2×2, एच की जगह हो जाएगा 4, 4×2 = 8, 8×2 = 16, और 1 मिनट, इसमें पाई भी है हमारा, तो 16 π/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया कोन का। अब मैं निकाल रहा हूँ किसका, बचा मेरे पास हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का रेडियस, एक ही चीज की जरूरत पड़ती है हेमिस्फेयर में, वो होती है रेडियस, वो दे रखी है 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फार्मूला होगा इसका 2/3 πr³। वैल्यू पुट कर लो, 2/3 पाई, आर की क्यूब का मतलब 2 की क्यूब, जो हो जाएगी 8, और 8×2 = 16, ये आ गया 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कॉनकर हेमिस्फेयर का लगभग एक ही वॉल्यूम आ गया। अब इसका मेथड है जो, उस मेथड वाइज इसे सोल्व कर लो। क्या, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर एक ही बात है। वो कैसे मिलेगा, सिलेंडर में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से माइनस कर दो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। वैल्यू पुट कर लो इनकी, जगह कम है, थोड़ा साइड में कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे एकदम क्लियर दिखे कि कहाँ क्या सोल्व हो रहा। हमारे पास कौन का वॉल्यूम आया था, ये 54 पाई माइनस
हमारा कोन का हेमिस्फेयर का एक ही वॉल्यूम है, तो मैं उसका दुगुना करके चलो लिख दूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे वैसे तो। पाई 3 प्लस 16 पाई/3, तो ये हो गया 54 पाई, माइनस के हो गया दोनों प्लस हो गए तो 32/3 पाई। यहाँ पे एलसीएम ले लो इसे, बाई 1 करके, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और एक 162 पाई माइनस के 32 पाई/3, ये हो गया 130 पाई/3। पाई की वैल्यू रख दो, 130 इंटू 22/7 3 जा 21। जब इसे सोल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, मैं कैलकुलेटर से सोल्व करके लिख रहा हूँ। ये आया आपका 136 सेंटीमीटर क्यूब। इसने बोला भी है नियरेस्ट सेंटीमीटर तक लिखना है इसे, तो हमने नियरेस्ट में सोल्व कर दिया। आई होप समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलरिटी का भी इसमें, ट्रायंगल सिमिलरिटी और पैरेललोग्राम दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, मेथड बहुत इसमें इंक्लूडेड है। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसने क्लियर बोल दिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम है। APPB का रेशो दिया है 3:5, यानी कि APPB का मतलब हो गया हमारा ये 3 है और ये 5 है। अगर रेशो से निकाल लेंगे, के ले लो इसके साथ रेशो से निकालने के लिए। ये दोनों हमें पैरेलल दे दी हैं लाइनें यहाँ पे। अभी सबसे पहले इसने मुझे दिया है ट्राइंगल PBN के लिए। ट्राइंगल PBN कौन सा है, PBN, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल की बात कर रहा, इस ट्राइंगल की बात कर रहा, तो जो इसमें फालतू है मैं उसे हटा देता हूँ एक बार थोड़ा सा, जिससे समझने में आसानी हो। मैं ये लाइन हटा रहा हूँ, इस लाइन को हटने के बाद आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसके साथ ट्राइंगल दिया इसने, क्या, दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं है सॉरी, ट्रेपीजियम है। दूसरा ये ट्रेपीजियम है। इन इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्रेपीजियम का, दोनों का रेशो निकालना बड़े आराम से निकल जाएगा। बड़े ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल लो, छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। छोटे ट्राइंगल का एरिया ऊपर रखो, बड़े ट्राइंगल का एरिया में से इस छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा और हमारा सोल्व हो जाएगा जो ये मांग रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये निकालने के लिए सिमिलरिटी रूल लगाना पड़ेगा। तो सिमिलरिटी के लिए मेरे पास जो है वो क्या है, ये लाइन, ये ट्राइंगल मुझे आपस में सिमिलर करने हैं। कैसे, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, सॉरी कोरस्पोंडिंग है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है पैरेलल लाइन के। तो इट मीन्स ये बड़ा ट्राइंगल छोटे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है। तो ये चीज पहले मैं मेंशन कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन, एंगल D बराबर है एंगल N के, क्यों, पैरेलल लाइन के कोरस्पोंडिंग एंगल्स हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है, कोर्स समझ जाना है, कोरस्पोंडिंग है। इसी तरह हमारा एंगल A बराबर है एंगल P के, ये भी सेम पैरेलल लाइन का कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से कि ट्राइंगल, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ABD, और छोटे वाला ट्राइंगल PBN सिमिलर है आपस में। सिमिलर है तो हम एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं कि एरिया ABD का जो एरिया होगा वो बड़े ट्राइंगल के एरिया के दोनों साइड, एक कोई भी कोरस्पोंडिंग साइड्स ले लेंगे, हम यही ले लेते हैं। ऊपर जो हमने लिया है वो बड़ा ट्राइंगल है, तो उसकी बड़ी साइड क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी AB, और छोटी साइड क्या होगी उसकी, हमारी PB। ध्यान से देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया को रख रहा हूँ उसके साइड का, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कि अगर इन साइड का हम स्क्वायर कर दें तो उनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। ये सिमिलरिटी का रूल है, ठीक है। कोई भी कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशो को अगर स्क्वायर करोगे तो वो उनके एरिया के बराबर होगा, रेशो के। तो यहाँ पे एरिया ABD और एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल जब नीचे ऊपर नहीं लिखा तो 2 मिनट छोड़ दो सभी, PBN। AB की जगह मैं लिख सकता हूँ 3K प्लस 5K, क्योंकि AB पूरी है यहाँ पे, तो 5K और 3K को जोड़ना पड़ेगा। और PB की जगह केवल मैं लिख सकता हूँ 5K। तो ये और स्क्वायर चल ही रहा है, तो ऊपर हो गया मेरे पास 8K, नीचे हो गया 5K, K से K कट गया, स्क्वायर है। तो कुल मिला के मेरे पास यहाँ पे जो आया वो क्या आ गया,
ये आया एरिया ए बी डी बराबर एरिया पी बी एन। 8 का स्क्वायर किया तो 64 और 5 का स्क्वायर किया तो 25। ये रेशो आया है ये। अब बराबर के लिख के आप इन्हें निकाल लो अलग। अलग अलग एरिया आ गया आपके पास। एरिया हो गया ए बी डी बराबर 64 के। ये आपको आना चाहिए कि हम कांस्टेंट लेके कैसे अलग अलग करते हैं रेशो को। ये हो गया 25 के। अभी मेरे पास दोनों के एरिया अलग अलग हैं, बड़े ट्राइंगल का भी और छोटे ट्राइंगल का। अब वो निकालते हैं जो उसने मेरे से पूछा। नाउ फर्स्ट टर्म के लिए क्या है, एरिया पी बी एन। रेशो निकालना है किसके साथ, एरिया ट्रेपेजियम ए पी एन डी। पीबीएन का मैंने अभी निकाला है, वो है ये रहा 25 की। इसे लिख दो एज इट इज 25 की अपॉन ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा, बड़े ट्राइंगल के एरिया में से छोटे ट्राइंगल का एरिया हम ये वाला एरिया घटा देंगे यहाँ वाला, तो ये ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम रह जाएगा। बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है अभी निकाला जस्ट 64 के, ये रहा। उसमें से माइनस करेंगे छोटे वाला ये वाला 25 के 25 के। तो ऊपर है हमारा 25, नीचे हो गया हमारा 64 में से 25 जाएगा, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3। तो के से के कट गया, जो मेरे पास रेशो आया रिक्वायर्ड रेशो आ गया 25 रेशो 3। तो ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया। अभी देखते हैं हम सेकंड इसने क्या कहा, इसके लिए जगह क्रिएट कर लेते हैं। सेकंड में इसने पहले दिया पी एन बाई बी सी। मुझे पी एन और बी सी को निकाल, अच्छा ये मुझे ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, मैं इसे दोबारा निकाल लेता हूँ। ट्राइंगल को अपने शो में कर लेते हैं। ये यहाँ से जो हमने हटा दिया था इसे वापस जरूरत पड़ने वाली है अभी। अभी मुझे सबसे पहले इस साइड का रेशो निकालने के लिए इसने कहा, ठीक है निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे दिख रहा है क्लियर, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशो चाहिए कहीं ना कहीं उसकी जरूरत पड़ सकती है, ऐसा है। तो सबसे पहले तो मुझे पी एन और बी सी का पता होना चाहिए कि पी एन और बी सी की लेंथ क्या है। लेंथ पुरानी सिमिलरिटी से निकालनी पड़ेगी, जो हमारे पास पुरानी सिमिलरिटी हमने प्रूव की थी, ये दो ट्राइंगल्स की, इस छोटे ट्राइंगल की और इस बड़े ट्राइंगल की। कैसे, मेरे पास जो मैंने सिमिलर प्रूव किया था इसको, सेकंड के लिए सोल्व कर रहा हूँ। शिट, सेकंड है हमारे पास, सेकंड के लिए सोल्व कर रहा हूँ, पर उसके लिए मुझे पहले वाला जो भी मैंने ट्राइंगल सिमिलर प्रूव किए थे उसी की हेल्प ले रहा हूँ। कैसे, एक मेरे पास बड़ा ट्राइंगल था ए बी डी, एक मेरे पास छोटा ट्राइंगल था पी बी एन, और वो मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए थे। इन दोनों एंगल को जब बताया था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, तो इक्वल हैं, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव हो गए थे। सिमिलर प्रूव हो गए तो उसकी तीनों साइड जो कोरस्पॉन्डिंग है आपस में रेशो उनका इक्वल है। तो मुझे जो जरूरी है मैं वो ले लेता हूँ। कौन सी लेता हूँ, पी एन बाई डी ए, पी एन बाई ए डी बराबर वो जो मुझे पता है कौन कौन सी, एक तो पी बी बाई पूरी है ए बी, ट्राइंगल्स की साइड ले रहा हूँ, तीसरी की मुझे जरूरत नहीं, मैंने छोड़ दी। तो पी एन एज इट इज, ए डी एज इट इज, पी बी मेरी कितनी है 5 के, और ए बी पूरी कितनी हो जाएगी, ये इसमें जुड़ जाएगी 3 और 5 होगी 8 के से के कट गया। तो मैं इसे कोई भी एक कांस्टेंट साइड में रख लेता हूँ, जब बार बार के ही रख रहे हैं तो के ही रख लो। फिर मैंने दोबारा निकाल लिया, तो पी एन बराबर आ गया मेरा 5 के, और ए डी बराबर आ गया, वैसे यहाँ काटने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही लिख सकते थे हम, कांस्टेंट ले रखा था हमने, चलो कोई बात नहीं। 8 के, ये दोनों साइड आ गई। अभी ना मेंशन कर दो जहां जहां की है। ये आई है मेरी 5, ये आई है 8 के, ये आई है 5 के। अगर ये 8 के है तो ये भी 8 के होगी, क्योंकि पैरेलल है, पैरेललोग्राम दे रखा है, दोनों साइड ही आपस में बराबर है। तो 8 के ये है, 8 के ये है। अब मेरे से जो इसने कहा था उसे सोल्व कर दो। क्वेश्चन में पूछा गया था कि पी एन यानी कि ये वाली साइड और इस साइड का रेशो क्या है, पी एन बाई बी सी हमारा हो जाएगा 5 के अपॉन 8 के। के से के कट गया, रिक्वायर्ड रेशो आ गया 5:8। ये सेकंड का फर्स्ट का आंसर है। उसके बाद इसने पूछा है एरिया निकालना है ट्राइंगल पीएमएन, और एरिया निकालना है ट्राइंगल बीएमसी, और उनका रेशो चाहिए। पीएमएन कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, पीएमएन है ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा कौन सा है हमारा, ये वाला ट्राइंगल।
तो इनका एरिया का रेशो निकालना तो क्लियर पता है हमें, एरिया का रेशो निकाल सकते हैं हम सिमिलरिटी से ही, क्योंकि सिमिलरिटी हो जाएगी तो दो साइड का रेशो लेकर उनका स्क्वायर कर देंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। सिमिलर प्रूव करते हैं, ये ट्राइंगल इसके बराबर है, ये इसके, क्योंकि ये पैरेलल हैं दोनों, ये पैरेलल इसके तो वो पैरेलल उसके है, और ये इसके है। अब इसे थ्योरी में प्रूव करते हैं, कैसे? यह है सेकंड पार्ट। सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है, एडी पैरेलल है बीसी के, क्यों? पैरेललोग्राम की साइड है भाई, ये साइड बराबर है इस साइड के, पैरेललोग्राम की साइड की वजह से, और ये गिवन है एडी पैरेलल है पीएन के, क्यों है? गिवन है। तो उस हिसाब से ये दोनों जब बराबर हैं तो बीसी पैरेलल हो जाएगी किसके? पीएन पैरेलल है बीसी के, ये दोनों पैरेलल होगी। अब ठीक है, दो लाइन पैरेलल हैं, उनके दो एंगल पकड़ लो कोई से भी। मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, कलर चेंज ही कर लेते हैं। मैंने ले लिया एंगल एन, बराबर होगा किसके? एंगल बी के, क्यों है? पैरेलल लाइन के इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दूसरा ले लो, एंगल पी बराबर है एंगल सी के, रीजन क्या है? सेम ही है, दो पैरेलल लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे हो गए सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, बस एरिया का इनका रेशो निकाल दो। मेरे पास है ट्राइंगल, जोन से ऊपर कहा वो ऊपर ले लो, ट्राइंगल पी एम एन ऊपर रखना है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में है मेरा ट्राइंगल बी एम सी। इनका एरिया, एरिया में चलो लिख देता हूँ, एरिया है दोनों का। किसी भी दो साइड को पकड़ लो, जो हमें साइड पता है उन्हीं का स्क्वायर करेंगे और बात बन जाएगी। मेरे पास एक साइड है पी एन जो मुझे गिवन है, एक साइड है मेरे पास बी सी जो दोनों अभी निकल लें, इनका स्क्वायर करो, वही एरिया का रेशो होगा। पी एन है मेरे पास 5 के और मेरे पास बी सी है 8 के, दोनों का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 25 के स्क्वायर बाई 64 के स्क्वायर, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, रेशो आ गया 25/68, यही आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल्स, इसमें हमें एंगल निकालना है, पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं कि एक फिगर है हमारे पास पी क्यू एल और पी आर एम, उस पर दो टेंजेंट है, सेंटर इसका ओ दे दिया, पॉइंट दे दिया क्यू आर रेस्पेक्टिवली उसके ऊपर। इफ एस इज ए पॉइंट ऑन द सर्किल सच दैट एस क्यू एल हमारा 50 डिग्री, ये वाला 50 डिग्री, और दूसरा एस आर एम 60 डिग्री, ये एस 60 डिग्री है, फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर का रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा ये वाला अंदर वाला, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो। सबसे पहले तो मुझे पता है टेंजेंट पे होता है 90 डिग्री, अगर ये 50 है तो ये हो गया मेरा एंगल 40 डिग्री। ऐसे ही टेंजेंट होता है 90 डिग्री टोटल, ये 60 है तो ये बचा हुआ एंगल हो गया 30 डिग्री। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस के एंगल बराबर होते हैं, अगर वो 30 है तो ये भी 30। इसी तरह ये 40 था तो ये भी 40, अगर हम 40 और 30 को प्लस करेंगे 70, तो ये मेरा एंगल आ गया 70। इसका जस्ट डबल होता है ये एंगल, ये क्वाड्रेटिक का थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए। 70 का हो गया 140, टोटल होता है 360। 140 360 में से माइनस करेंगे तो मेरे पास रह गया 220, और इसका रेफरेंस का जो एंगल है वो 220 होगा, यही आंसर है। समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, क्लियर।